जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एकदम बेस्ट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कोशिका, अंग्रेजी में कहते हैं सेल। बहुत अच्छा ज़बरदस्त टॉपिक है, आप लोग समझिएगा। आप लोगों को जीवन में ये बहुत काम आने वाला है ये, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कोशिका चैप्टर को। ठीक है, क्या शुरू करते हैं हम लोग? कोशिका चैप्टर को। देखिए, कोशिका को अंग्रेजी में कहते हैं सेल। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। देखिए, कोशिका का बायोलॉजिकल जो नाम होता है उसको कहते हैं हम लोग साइटो। क्या कहते हैं? साइटो। इसीलिए इसका जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसका खोज, जो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक नाम के विद्वान ने सबसे पहले किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक नाम की विद्वान ने। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक नाम की विद्वान ने किया था। परंतु इन्होंने कोशिका का खोज किया तो ये मरी हुई कोशिकाओं का खोज किया था। चाहे मरी हुई कोशिका हो चाहे जीवित कोशिका हो, तो सबसे पहले कोशिका का खोज किया किसने? तो रॉबर्ट हुक नाम के विद्वान ने किया। ठीक है, इसके बाद देखिए, जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था जीवित कोशिका का खोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नाम के विद्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान नाम की विद्वान ने दिया था। मतलब यही कहा था कि पूरे शरीर कोशिकाओं का बना होता है, यही सब सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका, मतलब पूरे ओवरऑल पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका, पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, और पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। पूरे दुनिया की बात हो रही है, तो पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म और पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखते हैं मानव में। देखिए, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका वो होता है शुक्राणु। जो पुरुष में होता है इसको अंग्रेजी में स्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका उसे कहते हैं हम लोग शुक्राणु। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जिसको कहते हैं हम लोग अंडाणु, जो स्त्रियों में होता है, जिसको अंग्रेजी में ओवम कहते हैं। अंडाणुओं को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ओवम कहते हैं, जो स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म और सबसे बड़ी कोशिका ओवम, और मानव में सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन। कौन सी कोशिका होती है? न्यूरॉन। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन, जो ब्रेन की कोशिका होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसीलिए देखते होंगे कि रास्ते में जब पुलिस पकड़ लेता है तो गाड़ी चलाते हुए, अरे तुम्हारा हेलमेट कहाँ है, बताओ हेलमेट कहाँ है? क्योंकि पुलिस सब जानता है कि ब्रेन में जो होता है कोशिका विभाजन तो नहीं होता है, और अगर गिरेगा तो सर में गहरा चोट आएगा तो वो दिक्कत करेगा। ठीक है, मर भी सकता है, उस जल्दी ठीक होने वाला नहीं रहता, इसीलिए पुलिस जबरदस्ती रूप से हेलमेट पहले ही चेक करता है। तो बताइए, ब्रेन की कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है, और तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर में। सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर में। हमारा शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। कई कोशिका मिलकर के उत्तक, कई कोशिका मिलकर के उत्तक, और कई उत्तक मिलकर के अंग, और कई अंग मिलकर के शरीर का निर्माण कर देते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब तक आप लोग क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली, इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं कोशिका झिल्ली क्या होता है। तो देखिए, हर एक कोशिका के ऊपर में एक एकदम पतली मुलायम लचीली झिल्ली होती है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, जो एकदम कोशिका के बाहर चारों ओर एकदम पतली लचीली और मुलायम होती है। ठीक है, तो प्रत्येक कोशिका क्या होता है? उस झिल्ली के अंदर में होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो देखिए, कोशिका झिल्ली, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पादप प्लस जंतु, ये दोनों में पाया जाता है। ये पादप और जंतु दोनों कोशिका में। पादप किसे कहते हैं? जैसे पेड़ पौधा वाला, और जंतु में जैसे हम लोग हो गए, मानव, भैंस, बकरी इत्यादि, ये सब क्या हो गया? जंतु। और पादप पेड़ पौधा। ठीक है, तो ये जो कोशिका झिल्ली होता है ये दोनों में पाया जाता है, पादप में भी और जंतु में भी। ठीक है, तो पेड़ पौधों में भी ये पाया जाता है और जंतु में भी ये कोशिका पाया जाता है। कौन सी कोशिका? तो कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ये प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। कौन? ये जो कोशिका झिल्ली होता है यह किससे बना होता है? प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली किससे बना होता है? प्रोटीन का। ठीक है, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं।
कोशिका के जितने भी अंग हैं सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। आगे हम आपको कोशिका के सभी अंग बताएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं, इसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें आता है माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदर्भ जालिका, वैक्यूल्स इत्यादि सभी अंग इसमें जो समाहित है, सभी अंग के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग एकदम बढ़िया से वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति क्या होता है। देखिए कोशिका भित्ति जो होता है यह क्या होता है, कोशिका भित्ति यह सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। यह एकदम कठोर होता है, यह क्या होता है, कठोर होता है, कड़ा होता है। और यह किस में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो यह पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। ये ओनली प्लांट पादप में पाया जाता है। ये क्या मतलब कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। यह कोशिका भित्ति क्या होता है, यह सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है, एकदम पूरे सुरक्षा प्रदान करता है पेड़ पौधे को। जैसे देखते होंगे कि पेड़ पौधा जो होता है ना, तो उसका जो छाल होता है ना, छाल, उसी को हम लोग कोशिका भित्ति कह देते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। तो यह क्या करता है, पेड़ पौधे को सुरक्षा एवं मजबूती प्रदान करता है। कौन, ये कोशिका भित्ति। अब हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सूत्रकणिका भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। देखिए ये कोशिका के अंदर शोषण का कार्य करता है, जिससे क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। और यही 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। और जब ये शरीर में ग्लूकोज का निर्माण हुआ तो यही हम लोग को ऊर्जा देता है या पावर देता है। समझ में आ गया। अब हम बताते हैं इसको फिर से, समझिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले यह क्या है, कोशिका झिल्ली। यह क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में क्या सब पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक एक लाइन से आप लोग समझिएगा। तो कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या सब है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, शोषण का काम कैसे करता है दुनिया, समझिएगा ध्यान से। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के कौन घूमता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर घूमता है हीमोग्लोबिन। कौन घूमता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन कहाँ मिलता है, तो वह फेफड़ा से ला लेता है। वो कहाँ से लाता है, फेफड़ा से। फेफड़ा से ऑक्सीजन लिया और चल दिया पूरे कोशिकाओं को बांटने, ठीक है। और हर एक कोशिकाओं को वह क्या दे देता है, ऑक्सीजन। और कोशिकाओं में ऑक्सीजन किसको दे देता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको दे देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ऑक्सीजन आया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये ऑक्सीजन आया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एक चक्र चलने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र, क्रेब्स चक्र। और यही चक्र के फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी का निर्माण हुआ तो जिससे एक ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। और वही ग्लूकोज हम लोग को शरीर में क्या दे देता है, ऊर्जा दे देता है, पावर दे देता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह या पावर हाउस कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद तो सबसे पहले आपने क्या देखा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या पाया जाता है, गोल्जी बॉडी। क्या पाया जाता है, गोल्जी बॉडी। इसका जो खोज है कैमिलो गोल्जी ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या पाए जाएंगे, इसमें गोल्जी बॉडी। इसी में कोशिका के अंदर में गोल्जी बॉडी को हमने जी से लिख दिया, ठीक है। तो कोशिका के अंदर में क्या पाए जाएंगे, गोल्जी बॉडी, ठीक है। देखिए तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये परिवहन का काम करता है। ये गोल्जी बॉडी परिवहन का काम करता है और ये पूरे शरीर को बैलेंस बना के रखता है। अगर शरीर में गोल्जी बॉडी नहीं रहेगा तो शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे सुनिएगा ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारा अधिक से अधिक ऊर्जा कहाँ खपत हो रहा है, जिह्वा में, मुंह में, ठीक है। और मान के चलिए पैर, अभी तो हमारा पैर खड़ा है तो पैर में तो ऊर्जा की खपत नहीं है अभी। तो ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा, ये बहुत होशियार है। तो ये क्या करेगा, पूरे शरीर में जहाँ पर ऊर्जा का काम नहीं है वो ऊर्जा को लेकर के जहाँ पर ऊर्जा का काम है वहाँ पर दे देता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा देर तक बोलते रहते हैं, थकते नहीं है। कभी देखते होंगे धावक को, जो दौड़ने वाला होता है, तो दौड़ने वाले को ऊर्जा कहाँ चाहिए, पैर में चाहिए, आके मुंह में चाहिए, बताइए आप ही लोग, पैर में चाहिए। तो वो क्या करता है, ये गोल्जी बॉडी ये क्या करता है, तो पूरे शरीर से ऊर्जा को खींच करके पैरों में देते रहता है, ताकि तुम और रेसिंग भागो, और रेसिंग भागो, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी जो होता है पूरे शरीर को बैलेंस करके रखता है। और ये एकदम जानते हैं कि गोल्जी बॉडी का कितना काम है। अगर ये गोल्जी बॉडी नहीं होगा तो पूरे चौपट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए गोल्जी बॉडी का भी होना आवश्यक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक आप लोग क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं इससे आगे। तो हमने आपको पहले माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ये दो समझा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ बढ़ते हैं, रसधानी से। कहाँ से, रसधानी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वैक्यूल्स। क्या कहते हैं, वैक्यूल्स, ठीक है। इसको हम भी से दर्शा दिए हैं, ठीक है।
वैक्यूल्स। अब देखते हैं कि यह कोशिका के अंदर में वैक्यूल्स का क्या काम है। सुनिए, ये वैक्यूल्स क्या करता है, तो यह पानी को स्टोर करता है। वैक्यूल्स क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है, मतलब जल का संग्रह करके रखता है। कोशिका के अंदर में जल का संग्रह करने का काम किसको है, वैक्यूल्स को। पूरे कोशिका के अंदर जल का संग्रह करने का काम किसे है, वैक्यूल्स का। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए तार्क है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, ये सेंट्रोसोम को हम क्या करते हैं, सी से दर्शा देते हैं, ठीक है, सेंट्रोसोम, सी। समझ में आ गया। तो सेंट्रोसोम का क्या काम होता है, तो सेंट्रोसोम का काम होता है कोशिका का विभाजन यानी पुनर्निर्माण करना, कोशिका का विभाजन यानी पुनर्निर्माण कर देना, ठीक है। तो इसकी खोज जो है, सेंट्रोसोम की खोज बोबरी नाम के विद्वान ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोबरी नाम के विद्वान ने किया था। ये कोशिका का विभाजन यानी पुनर्निर्माण करता है, ठीक है, करता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए, तो ये कोशिका का क्या करता है, विभाजन यानी पुनर्निर्माण, कौन, सेंट्रोसोम, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, तो सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन किस में होता है, लीवर में। नहीं होता है कोशिका का विभाजन ब्रेन में, ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, तो वो होता है लीवर में। सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। समझ में आ गया। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन यानी पुनर्निर्माण करना। अब हम लोग देखते हैं अंतःप्रदर्भ जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रदर्भ जालिका को अंग्रेजी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसे जो होता है आंतरिक कंकाल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आंतरिक कंकाल, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, ER, ठीक है। तो यह क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं हम लोग, ER, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग क्या कहते हैं, ER। समझ में आ गया। इसे आंतरिक कंकाल कहा जाता है। ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। ये कोशिका के अंदर में एकदम आंतरिक सहायता प्रदान करता है अंतःप्रदर्भ जालिका। अंतःप्रदर्भ जालिका क्या करता है, कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। बात समझिए, अंतःप्रदर्भ जालिका दो भाग होते हैं। अंतःप्रदर्भ जालिका के दो भाग होते हैं। एक होता है स्मूथ यानी चिकना वाला भाग, और एक होता है रफ यानी खुरदरी वाला भाग। तो जो स्मूथ वाला भाग होता है, स्मूथ वाला ये भाग जो होता है वसा का निर्माण करता है, और जो खुरदरी वाला भाग होता है इस भाग पर प्रोटीन का निर्माण होता है। जबकि यही रफ वाला भाग पर पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण। हालांकि कह देता है कि ये जो होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर जो होता है प्रोटीन का निर्माण होता है, बशर्ते कि यही पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है क्या चीज़, राइबोसोम, और यही राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसी में क्या पाया जाता था, राइबोसोम। इसको हम R से लिख देते हैं, इस पर क्या रहता है, राइबोसोम। अब हम आगे बढ़ते हैं राइबोसोम से। एक काम कीजिए, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं राइबोसोम। क्या देखते हैं, राइबोसोम। इससे पहले भी आपको देखे थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक जो खुरदरी पार्ट था, खुरदरी भाग था, उस पर क्या पाया जाता था, राइबोसोम। और वही राइबोसोम क्या किया था, प्रोटीन का निर्माण। तो राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। इस राइबोसोम का खोज फैलाडे ने किया था। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री। तो किसे प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रक। इसी को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक। देखिए बीच बिचौवा में हो अति, केंद्रक को न्यूक्लियस यानी N कह सकते हैं इसे, ठीक है, न्यूक्लियस का काम बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत अच्छा काम है इसका। देखिए इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन नामक विद्वान ने किया था। कोशिका के अंदर न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के विद्वान ने किया था, ठीक है। ये पूरे कोशिकाओं को कंट्रोल करके रखता है। जैसे देखिए एक कोशिका हुआ, हम अभी जो आपको ये फिगर दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका के दिखा रहे हैं। एक ही कोशिका को जूम करके इसमें क्या क्या पाए जाते हैं ये सब दिखा रहे हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गोल्जी बॉडी, उसके बाद वैक्यूल्स, उसके बाद सेंट्रोसोम, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद राइबोसोम, अब देख रहे हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक।
तो केंद्रक का काम यह क्या करता है, पूरे कोशिकाओं को कंट्रोल करके रखता है। यह पूरे कोशिकाओं को क्या करके रखता है, कंट्रोल। मतलब ये कहता है माइटोकॉन्ड्रिया करे भाई काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गोल्गी बॉडी को क्या तुम पूरे नियंत्रण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैक्यूल्स को क्या जल तल जमा हुआ कि नहीं हुआ, सेंट्रोसोम को विभाजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यह कह रहा है कि तुम प्रोटीन वसा का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, या मजबूती प्रदान कर रहा है कि नहीं और इसके बाद यही न्यूक्लियस इसको भी कहता है, किसको, राइबोसोम को, क्या तुम प्रोटीन का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये सब पर निगरानी करता है, ठीक है। तो इसको देखिए न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जैसे देखिए हमारे पूरे देश में एक केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार को अपने अंडर में रखता है कि नहीं, इसी प्रकार ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, यह पूरे कोशिका के अंदर जितने भी चीज पाए जाते हैं सब पर यह क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। चलिए, तो इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। ये कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस का। कोशिका का ब्रेन किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस का, ठीक है। तो इसे कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक कोशिका, इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। इस न्यूक्लियस के अंदर में, इस केंद्रक के अंदर में क्या पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। यह डीएनए आरएनए एक बड़ा चैप्टर ही है, खैर बाद में इसको देखेंगे। पहले अभी इतना ही समझिए कि यह न्यूक्लियस के अंदर में, यानी यह केंद्रक के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में डीएनए आरएनए पाए, देखिए केंद्रक के अंदर प्रोटीन 80% होता है। केंद्रक के मतलब केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर प्रोटीन 80% पाए जाते हैं, जबकि डीएनए 10% और 10% अन्य तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, और 10% अन्य तत्व इसमें पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो तब तक आप क्या करिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में, लाइसोसोम के बारे में। इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। इसमें एल से लिख देते हैं, ठीक है, एल, लाइसोसोम समझिएगा, ठीक है। तो देखिए लाइसोसोम जो होता है इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने किया था, डी ड्यूबे नाम की विद्वान ने किया था, ठीक है। देखिए इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम के अंदर में क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। देखिए जल अपघटक एंजाइम का काम क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कहेगा कि हम काम नहीं करेंगे, एकदम मन फुला लिया, नहीं करेंगे, तो लाइसोसोम कहेगा नहीं करेगा, इस पर अपना जल अपघटक क्या करेगा, छोड़ देगा। यह क्या करेगा, तो जल अपघटक एंजाइम छोड़ देगा, ये हो जाएगा स्वाहा, खत्म। कहेगा वैक्यूल्स गर्भ से अब हम काम नहीं करेंगे, क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लेगा, कनी एंजाइम छोड़ देगा, स्वाहा। ये कहेगा सेंट्रोसोम हम काम नहीं करेंगे, कोशिका विभाजन नहीं करेंगे, तो तुम क्या कर लोगे, तो तनी ये जल अपघटक एंजाइम इस पर भी छोड़ देगा, तो ये भी स्वाहा, ठीक है। समझिएगा, ये बड़ा खचरा है इसमें। बस इसी के डर से सब अपना अपना जल्दी जल्दी काम करते रहता है, काम कर काम कर काम कर, नहीं तो ये सोच मार देगा, हाँ, ठीक है। तो ये लाइसोसोम के डर से सब अपना काम में भिड़े रहता है। जैसे कि कोई मालिक होता है, जब मालिक आ जाता है तो लेबर सब क्या करता है, धड़क 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 एकदम काम करने लगता है। भूखलो रहता है तो खाना पीना छोड़ देता है, खाना नहीं खाना है, मालिक का साहब आए हैं, तो मालिक होता है तो एकदम धड़ा धड़क 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 काम करना प्रारंभ कर देता है। तो वही है ये लाइसोसोम। ये जब तक रहेगा तब तक किसी को बैठने नहीं देगा, जो काम नहीं करेगा उसको मार के हटा देगा, भागो तुम यहाँ से। नहीं तो मान लीजिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में नहीं काम कर रहा है, वो अगर वहीं रहेगा तो ये कोशिका क्या होगा, सड़ जाएगा। और तो ये क्या करता है, सड़े हुए चीज सबको साफ कर देता है, ठीक है। तो कोशिका को सड़ने से भी बचा देता है। ये कि यहाँ पर ऐसे चोट लग गया चोट, तो यहाँ पर मान के चल बहुत सारा कोशिका मर गया, कोशिका मर गया, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, वो मरे हुए सारे चीज़ों को उस पर क्या करता है, अपना जल अपघटक छोड़ देता है। तो जल अपघटक छोड़ देने के बाद वहाँ पर क्या होता है, कोशिका को साफ किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये बहुत बड़ी काम करता है, और ये जब तक रहेगा तब तक किसी को एकदम बैठने नहीं देगा, क्योंकि इससे से सब डरता है। किससे, लाइसोसोम से, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो देखिए इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसे कोशिका का पाचन भी कहा जाता है। तो क्योंकि जो कोशिका के अंदर अच्छा से काम नहीं करता है उसे मार देता है, जो कोशिका के अंदर में जो अच्छा से काम नहीं करेगा उसे लाइसोसोम मार देगा। समझ में आ गया। तो इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए जैसे आरबीसी, हमारा ब्लड, देखिए आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। आरबीसी कहाँ होता है, हमारे ब्लड में। तो ब्लड में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं होता है। तब लाइसोसोम नहीं होता है, जबकि आपको पता है कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। तो 120 दिन में आरबीसी क्या करेगा, तो 120 दिन में आरबीसी तो मरेगा। तो फिर इसका साफ सुथरा कौन करेगा। तो ये मरने के लिए कहाँ चले जाते हैं, प्लीहा में, स्प्लीन में जाकर के वो मर जाते हैं, जमा हो जाते हैं, वहाँ पर वो मर जाते हैं। ठीक है।
तो वही लिख दिए हैं कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए यह स्प्लीन या प्लीहा में चला जाता है, प्लीहा में जाता है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिए होंगे, तो एक काम कीजिए, आप लोग इसका एकदम प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, तो सुनिए, तो हमारे कोशिका के अंदर में तो ये सभी चीज़ पाए जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक झोड़ा में बहुत एक कुछ मतलब वगैरह वगैरह रख दिए, थारी लोटा चम्मच उम्मच एकदम लेके चल देंगे तो क्या होगा, हड़बड़ाएगा, हड़बड़ाएगा कि नहीं हड़बड़ाएगा। अच्छा एक बात बताइए, एक कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बजी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये सभी रहते हैं। तो ये सभी जो होता है, इस सबको जो स्थित रहने के लिए, अस्थिर रहने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं तो सब एकदम एक दूसरे पे टकराएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए इस सब के बीच में क्या भरा रहता है, जीव द्रव्य। क्या भरा रहता है, जीव द्रव्य। देखिए, तो जीव द्रव्य जो होता है वो दो कैटेगरी में, एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रिका द्रव्य। तो जो कोशिका के अंदर में भरा रहता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक के अंदर में जो द्रव्य भरा रहता है उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। समझ में आ गया। तो जो कोशिका के अंदर में भरा रहता है कोशिका द्रव्य, और जो केंद्रक के अंदर में भरा रहता है उसे केंद्रिका द्रव्य। कोई दिक्कत। तो कोशिका को हम लोग साइटो कहते थे, तो साइटोप्लाज्म, और केंद्रिका को न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बताइए, तो ये जो होता है बुआ, तो न्यूक्लियस के अंदर में जो द्रव्य रहता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य, और जो कोशिका के अंदर में द्रव्य होता है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा, और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।